आज बिहार की ऐतिहासिक भूमि राजगीर में आए सभी आगंतुक स्वागतीय बंधुगण, अभिभावकगण को हृदय से अभिनंदन करती हूँ। बिहार के कुर्मी जाति की कई उपजातियाँ हैं और उसमें बहुत बड़ा गैप है। ये अध्ययन का विषय है। इसे समाज के प्रबुद्ध लोग अध्ययन करें और इसके निदान के लिए ठोस पहल करें। मेरी निजी राय है कि समाज से आने वाले कुछ उपजाति को निश्चित रूप से अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखकर सरकार को सूचीबद्ध करने के लिए मांग रखने की ज़रूरत है और कुछ उपजाति को अति पिछड़ी जाति में रखने की ज़रूरत है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य धारा में शामिल हो सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस जिले के जनता जनार्दन का त्याग और समर्पण का ही प्रतिफल है कि इस बिहार राज्य के माननीय मुखिया और माननीय मंत्री करीब 20 वर्षों से राजनीति के शीर्ष पर हैं। सत्ता का इस्तेमाल समाज को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग के लिए। यहाँ तो ऐसे लोग नेता बन बैठे हैं कि पंचायत स्तरीय सदस्यों की योजनाओं को अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ठंडे बस्ते में डालने का कार्य करने में अपना ताकत लगाते हैं और विकास में बाधक बनते हैं। मैं इस खास आयोजन के अवसर पर इन सब बातों को रखना नहीं चाहते हुए भी रखना पड़ा, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मामला है। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो हमारी बातों से तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं मेरा संबोधन अपने महापुरुषों के जयघोष से करूंगा। मैं बोलूँगा जय सरदार, आपको जय जय सरदार बोलना है। जय सरदार। खाने का समय हो गया है मगर जोश से थोड़ा। जय सरदार, जय सरदार, जय शिवाजी, जय शिवाजी। धन्यवाद। सम्मानीय मंच, बहुत बार सभी का नाम हो चुके, इसलिए समय व्यर्थ नहीं करते हुए मेरी बात शुरू करता हूँ। सम्मानीय मंच और सभी प्रदेशों से आए हुए मेरे बुजुर्ग भाइयों बहनों एवं मेरे युवा मित्रों, अभी विषय चल रहा था आर्थिक उन्नति कैसे हो, और अभी दूसरा विषय है इस सत्र का कि राजनीति में हमारी मजबूताई क्या है और वैश्विक स्तर पर हमारे समाज का जुड़ाव कैसे हो। उससे पहले मैं थोड़ा विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत से पहलुओं पर चर्चाएं हुई है। हम चाहते भी हैं, समाज में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो संगठन है अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, वो भी बहुत सालों से काम कर रहा है। सबका धन्यवाद करते हुए अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस सदन में बैठे हुए, इस मंच में बैठे हुए, इस हॉल में बैठे हुए हम थोड़ा विस्तार से आपसे भी जानना चाहते हैं कि बहुत सी विचारधारा इस देश में काम कर रही है। उसमें धार्मिक विचारधाराएं भी अलग अलग है, राजनीतिक विचारधाराएं भी अलग अलग है और सांस्कृतिक विचारधाराएं भी अलग अलग। हम कुर्मी लोग सभी विचारधाराओं में हम बटे हुए हैं। तो इस हॉल में बैठे हुए कभी क्या एक विचारधारा के साथ जुड़ सकते हैं? अभी मैं थोड़ा हम प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चलेगा। थोड़ा शूटिंग वूटिंग शुरू होता है बंद कर दीजिएगा। थोड़ा समाज में हम सब घर में बैठे हैं, शूटिंग बंद कर दीजिएगा। अभी मैं बात करूंगा कि यहाँ बीजेपी को मानने वाले लोग कितने हैं, तो थोड़े बहुत 30% लोग हाथ ऊपर करेंगे हम बीजेपी में है। फिर मैं कांग्रेस में दूसरी पार्टी की बात करूंगा, 20-25% लोग बोलेंगे हम इस पार्टी में है। तीसरी बात करेंगे तो हम सब अलग अलग मत वाले लोग हैं। सब धार्मिक बात की बात होगी, तुम बात खड़े हो, कल बहुत सी बात हुई है। सभी की धार्मिक मान्यता का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जब हम बात करेंगे राम को कितने मानते हैं तो हाथ ऊपर होगा, बुद्ध को कितने मानते हो तो इस तरफ से हाथ ऊपर होगा। तो कैसे हम एकजुट होंगे? जब तक हमारी धार्मिक मान्यताएं और जब तक हमारी राजनीतिक सोच एक दिशा में नहीं होती है, तब तक हम शायद इकट्ठा हो जाएंगे मगर एकजुट नहीं हो सकते हैं। इसलिए कोई ऐसा केंद्र बिंदु खड़ा करना पड़ेगा कि हमारी
धार्मिक व्यवस्थाएं हो, सबकी धार्मिक मान्यता का सम्मान है, जो जहां मानता है उसको वेलकम है, अच्छी बात है। मगर जब समाज की बात आती है तो दो धार्मिक मान्यता का टकराव होता है, और इसी वजह से मैंने कल भी देखा, हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे युवा लोग थे, दोनों की विचारधारा एकजुट नहीं हो रही थी, एक मत नहीं हो रही थी। तो इस सबको एक मत करते हुए हमें आगे बढ़ना है, युवाओं की बात भी करनी है। बहुत खुशी है कि आज बहुत सारे युवा भी है, मगर युवाओं को भी कैसे आगे किया जाए इस तरफ भी बात करनी है। और हम जिस प्रदेश में आज है वो बुद्ध और बिंबिसार की धरती है, जय सम्राट की धरती है, उसको भी नमन करते हुए, मंडल की धरती है उसको भी नमन करते हुए, हमारे समाज को कैसे बांट रखा है पूरे देश में, अलग अलग टाइटल में, अलग अलग कैटेगरी में। अभी बहन जी ने बहुत अच्छी बात की कि इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में जाने के लिए भी पारित होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। तो इसके लिए सभी जो समाज काम कर रहा है कि हर प्रदेश में हम अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं। गुजरात में जो आंदोलन हुआ था, आरक्षण आंदोलन, वो हम ओपन में है गुजरात में, वहां से ओबीसी में आने के लिए हमने आंदोलन किया था। हमारे देश के पूरे कुर्मी लोग, हमारे पटेल पाटीदार भाई लोग पूरे देश में एससी, एसटी और ओबीसी में है। और 2-3 राज्य को बात करते हुए, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, मराठा, उसमें हम ओपन कैटेगरी में है। तो क्यों ये भेदभाव हमारे ऊपर है? हम जब बाहर निकले अपनी बात करने के लिए कि गुजरात के पटेलों को ओबीसी में डाल दिया जाए, कोई मांग नहीं थी हमारी, इतनी सी मांग थी। हम 5, 10, 25 लाख लोग इकट्ठा हो गए और परिणाम क्या मिला? हमारे 14 भाइयों को शहीद कर दिया गया, गोली मार दी गई। हमारे युवाओं को ऊपर राजद्रोह का केस किया गया, उसमें एक मैं भी हूं कि साबरमती जेल में मैं 7 महीना रहा हूं समाज की मांग के लिए। आज भी मेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो क्या समाज की मांग करना क्या बुरी बात है? कभी कभी हम बात करते हैं तो सरकारों को ऐसा लगता है कि हमारे सामने एजिटेशन हो रहा है, मगर ऐसी बात नहीं है। हमारी मांग के लिए हम सड़क पर न उतरे तो कहां जाएंगे? हम आवेदन देंगे, निवेदन देंगे, मगर बात सरकार नहीं मान रहे तो कहां जाएंगे? फिर सड़क पे उतरना तो पड़ेगा ही ना। फिर परिणाम चाहे कुछ भी हो, समाज के फायदे के लिए जो भी करना है युवा कर सकता है। इसलिए युवाओं को आह्वान करते हैं कि आइए सब साथ मिलकर एक नई सोच बनाई जाए और सब साथ मिलके सरदार पटेल के सपनों का भारत कैसे बनाया जाए, इसके लिए हम सब आगे बढ़े। हजारों संगठन भी काम कर रहे हैं और मैं दुख के साथ आज आपको बताना चाहता हूं कि जब अलग अलग विचारधारा में हम काम कर रहे हैं, तब किसी भी पार्टी से विधायक हो या सांसद हो, सांसद अपने दिल पे हाथ रखे, विधायक अपने दिल पर हाथ रख के बात करे कि पॉलिसी मेकिंग में उसका स्थान कहां है। पार्टी की पॉलिसी मेकिंग जो होती है, राष्ट्रीय या राज्य की पॉलिसी जहां बनती है, उसमें हम कहां है? हम 23-35 करोड़ है, इसलिए हमको विधायक की देनी पड़ेगी, सांसद ही देनी पड़ेगी किसी भी पार्टी को। मगर पार्टी की जहां राष्ट्रीय पॉलिसी बनती है वो कहां से तय होती है, वो क्या उसमें हमारा योगदान है कि नहीं है, ये भी सोचना पड़ेगा। हम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, मगर पॉलिसी में हम कहीं नहीं है तो हम बद्दुआ मजदूर है उसके। हम खुश हो जाएंगे कि हम विधायक बन गए, सांसद बन गए हैं, मगर पॉलिसी नहीं बना पाएंगे तो समाज का उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो बोलना पड़ रहा है ना। हम एक मिशन लेकर निकले हैं। अगर बात करें, 2-4 भाइयों ने बताया कि सामाजिक काम कर रहे हैं, उसको बहुत धन्यवाद है, दिल से वंदन करते हैं। मगर अगर राजकीय हमारा वजूद नहीं है तो सामाजिक काम से भी ज्यादा हम जो काम करते हैं समाज के लिए, वो राजकीय प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हैं। अगर सरदार पटेल, अगर सरदार साहब इस देश के गृह मंत्री नहीं होते उस समय, तो आज सरदार साहब को कौन जानता? कोई नहीं जानता। अगर उन्होंने समाज का काम कर लिया होता एक छोटे प्लेटफॉर्म पर, मगर जब देश को जरूरत थी इस खंड खंड में बटे भारत को, अखंड भारत के निर्माता सरदार पटेल इस अखंड भारत को बनाया है, तो सरदार पटेल के रास्ते पर चलना पड़ेगा। जैसे खंड खंड बटे भारत को एकजुट किया है, ऐसे अलग अलग टाइटल में बटे हुए अपने समाज को एक करना है। अगर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर मजबूत बनाना है तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो नीति अपनाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो नीति अपनाई थी इस देश को एक करने की, वो नीतियों पे हमको भी चलना पड़ेगा। हम 2 भाइयों का जब बंटवारा होता है जमीन का, लैंड का, इतनी सी जमीन हम अपने भाई को नहीं देते और 565 रियासतों को
कैसे एक किया होगा सरदार पटेल ने, वो उनकी नीति को समझना पड़ेगा। नहीं तो इतने बड़े राजा सरदार के सामने घुटके टेक के कई कई ने प्यार से दिया है, और जो प्यार से नहीं दे रहे थे उसको जबरदस्ती जबरन इस भारत में उसको आने के लिए मजबूर किया है। तो वो सरदार पटेल की नीति क्या थी उसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। अगर सरदार की नीति को समझ लिए तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में सबके अंदर जो पीड़ा है, सबके मन में जो पीड़ा है कि हमारा सामाजिक एकता के साथ साथ हमारा राजकीय प्लेटफॉर्म कैसे मजबूत बने सके, तो उसी दिशा में हम काम करने के लिए, और अध्यक्ष जी ने बताया था कि ऐसे युवाओं की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं चिराग पटेल हमारी टीम के साथ, मेरे दो दोस्त यहाँ है, रवि पटेल गोंडा से है यूपी से, और रवि पटेल बलिया से है। तो हम दोनों तीनों मित्र पूरे पिछले 5 महीने से पूरा संपूर्ण समय इस समाज को एक कैसे किया जाए इसमें हम हमारा समय दे रहे हैं। मेरा यूपी का हर जिले का प्रवास पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। मैं आज बिहार आया हूँ, पहली बार भी बिहार आया हूँ, आके पहली बार गया था आके 2-4 मित्रों से मिलके। अभी हम आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में जो कम्मा समाज की मीटिंग थी उसमें भी हम भाग लेके आए हैं। और कापू समाज हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में है, वहाँ के पॉलिटिकल लीडरों के, सामाजिक लीडरों से भी मिले हैं। हम भी चाहते हैं कि कोई भी संगठन को खड़ा करना हो, स्टेज पर बातें या भाषण से नहीं होता है। इसके लिए हमें रूट पे जाना पड़ता है, ग्रास रूट पे जब तक हम नहीं जाएंगे कोई संगठन अगर खड़ा भी हो सकता है तो टिक नहीं पाएगा। और हम जब बात करते हैं, बहुत की बात करें, आरएसएस की बात करते हैं, दूसरे समाज संगठन की बात करते हैं, तो कैसे खड़ा हुआ आरएसएस? कौन इसमें से बैठे वो कौन लोग हैं कि एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, 6 महीने, 1 महीना अपने समाज को देना चाहता है? आइए उसका लिस्ट किया जाए। बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारा जो भूतकाल था उसमें से सीखकर वर्तमान को कैसे सब साथ मिलकर अपने समाज के भविष्य को, राजनीतिक हो या सामाजिक भविष्य को, कैसे हम संवार सके, इसलिए समय भी देना पड़ेगा। आज आरएसएस के खिलाफ कितने प्रचारक है, कोई रास्ते पर चल रहे और कोई इसको भीख भी नहीं दे रहा, ऐसे प्रचारक नहीं है। वेल एजुकेटेड, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी है, कोई आईआईटीएन है, ऐसे प्रचारक आरएसएस के पास पड़े हैं। हम उसकी जब बात करते हैं तो उससे कंपैरिजन कैसे करें? हमारे युवाओं को भी निकलना पड़ेगा, हर जिले से 2 युवा निकले, उसका कैडर हो, और किस दिशा में हम साथ चल सके, हमारे सांस्कृतिक विरासत कैसे मजबूत बने, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस समाज की सांस्कृतिक विरासत मजबूत नहीं होती है, इसके हाथ में कभी सत्ता नहीं आती है। सांस्कृतिक विरासत को भी कैसे मजबूत किया जाए, इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इसलिए हम मिशन के तौर पे काम कर रहे हैं। हम पहले संगठन बनाना चाहते थे पूरे देश का, मगर समझ में आया कि बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, इसलिए हम कोई नया संगठन खड़ा नहीं करना चाहते हैं। मगर जो संगठन है उसके साथ मिलकर इस समाज की जो बात है वो कैसे किया जाए, इसके लिए हम मिशन के तौर पे चल रहे हैं। और हमारा मिशन है सभी महापुरुषों का सम्मान करते हुए हम मिशन पे निकले हैं कि द मिशन सरदार पटेल, द सरदार मिशन। इसलिए सरदार मिशन मतलब हम पूरे देश में कहीं भी सरदार जयंती आती है, उनका निर्वाण दिन आता है तो उनकी रैली निकाल लेते हैं। छोटे छोटे तबके में 200, 500, 1000 लोग उनका रैली निकालते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। मगर क्या आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े महापुरुषों का सम्मान जब हम करना चाहते हैं तो क्या 100-200 लोग की बजाय क्या पूरे देश के साथ मिलकर सब कुर्मी समाज, कृषि कुल वंशज, अपने साथ जुड़े हुए सभी समाज साथ मिलकर सरदार पटेल की जयंती उनके गांव में नहीं मना सकते? तो हम सबको आह्वान करने के लिए निकले हैं कि आइए सब साथ मिलकर आने वाली 31 अक्टूबर 2025 सरदार पटेल की जयंती, जिसने इस भारत को बांधा है, ऐसे महापुरुषों की जयंती हजारों की, लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर आने वाली 31 अक्टूबर 2025 को सरदार की जयंती उनके गांव करमसद में मनाए और उनका सही सम्मान करें। और दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जैसे हमारे महापुरुषों को उनका इतिहास मिटाने का काम हो रहा है, गुजरात में सरदार पटेल के नाम पे जो स्टेडियम था उनका नाम मिटाकर आज प्रधान नरेंद्र मोदी ने अपना नाम कर दिया है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और सरदार पटेल का जो गांव है करमसद गांव, वो गांव नगर पालिका थी, वो नगर पालिका को आज आनंद महानगर पालिका में मर्ज कर दिया है। हम कई संगठन चलाते हैं सरदार के नाम पे, सरदार पटेल के नाम पे। क्या आपको पता है आज करमसद गांव के लोग उपवास पर बैठे हुए हैं? क्या उनको समर्थन देने के लिए हमें जाना नहीं पड़ेगा?
तो उनका समर्थन देने के लिए हम भी अपने एरिया से, अपने विस्तार से उनको समर्थन देने के लिए जाए और करमसद का एक अलग अस्तित्व हो। एक करमसद जैसे इस देश के 5 लाख गांव है, ऐसा करमसद नहीं है। इस करमसद ने सरदार पटेल को जन्म दिया है, जिस सरदार पटेल ने इस देश को बांधा है। हम चाहते हैं कि इस कुर्मी समाज का जुड़ाव का पहला कार्यक्रम सरदार पटेल के नाम पे उनकी धरती करमसद से शुरू हो और आने वाले 5 साल का हम एक ग्राफ बनाए और पूरे कुर्मी समाज को इस देश के कैसे एक किया जाए, वहां से हम शुरुआत करते हैं। इसलिए मुझे ये समय दिया इस कार्यक्रम में प्रमोद भाई, अनिल भाई, सबका धन्यवाद। और ऐसे समागम होते रहने चाहिए और इसलिए मैं सबका धन्यवाद करते हुए, सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। जय सरदार, जय शिवाजी।